अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट में जो है ना स्टार्ट किया हुआ था कोलोनिक पॉलिप्स को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पीछे फिगर्स दिखा ली थी पिछली वाली वीडियो में सारी। अब हम जस्ट रीड आउट करेंगे इसको जल्दी जल्दी से। ठीक है, कोलोनिक पॉलिप्स क्या होती हैं? ये प्रोट्रूजन्स होती हैं कोलोनिक म्यूकोसा की। मोस्ट कॉमनली कौन कौन सी होती हैं? हाइपरप्लास्टिक होती हैं और एडिनोमेटस पॉलिप्स होती हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं। इसमें इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स होते हैं, हाइपरप्लास्टिक होते हैं और जो है हाइपरप्लास्टिक आई थिंक इन्फ्लेमेटरी को ही कहते होंगे, और हेमाटोमेटस होता है। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास हेमाटोमेटस में फर्दर नहीं, सॉरी, इसमें ना मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी। 3 तरह के होते हैं, इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ठीक है, हेमाटोमेटस होते हैं और हाइपरप्लास्टिक होते हैं। ठीक है, हेमाटोमेटस में भी फर्दर दो टाइप्स आती हैं कि वो ब्यूज शेकर्स हो सकते हैं या फिर हमारे पास क्या होते हैं जो है जुवेनाइल पॉलिप्स होते हैं। ये बात असल होती है इसकी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, सो ये हाइपरप्लास्टिक और एडिनोमेटस पॉलिप्स सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स की। मुझे याद आ गया, ये ना हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंड्स की वजह से होते हैं। इनकी इनकी दरअसल ये वजह होती है कि इसमें नहीं लिखा हुआ, ये रॉबिन्स में लिखा हुआ था कि दरअसल ना नॉर्मली ये होता है ना कि हमारी एपिथेलियम जो है वो शेड करती है, उसकी जगह नई एपिथेलियम आ जाती है, टर्न ओवर हो रहा होता है सेल्स का। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो टर्न ओवर प्रॉपर ना हो तो वो जो पुरानी एपिथेलियम होती है वो ऐसे जमा होती जाती है ना, जमा होती जाती है, टर्न ओवर ही नहीं होती, वो ख़त्म ही नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, दरअसल ये हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स वो वाले होते हैं। तो इनमें क्लासिकली हमें सीरेटेड अपीयरेंस मिलती है, सॉ टूथ लाइक अपीयरेंस मिलती है, मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, कि वो दरांती टाइप होती है ना, वैसे इसकी जो है वो अपीयरेंस होती है ऐसे करके। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिप यही होता है और ये लेफ्ट कोलॉन में अराइज करता है। ठीक है, बिनाइन होता है, इसकी कोई मेलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होती। दूसरा हमारे होते हैं एडिनोमेटस पॉलिप्स। ठीक है, ये किस वजह से होते हैं? ग्लैंड्स की प्रोलिफरेशन की वजह से होते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है आफ्टर द हाइपरप्लास्टिक। अब देखिए, लेकिन ये होते हैं बिनाइन। ठीक है, एडिनोमेटस पॉलिप्स बिनाइन होते हैं लेकिन ये प्री बिलिग्नेंट होते हैं। इनकी वजह से एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, होता क्या है कि सबसे पहले ना हमारे पास नॉर्मल एक चीज़ होती है, उसके बाद आता है हमारे पास एपीसी की म्यूटेशन आती है, उसके बाद हमारे पास आती है के रास की म्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास P53 की म्यूटेशन आती है। ठीक है, तो ये सारी म्यूटेशन जब आ जाती है ना तो फिर कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सी ये आपको याद रखना है सीक्वेंस के। शुरू में एपीसी की म्यूटेशन होती है तो जस्ट एडिनोमेटस पॉलिप्स बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता प्री मेलिग्नेंट स्टेट क्रिएट हो जाएगी, एक फील्ड बन जाएगी, एक खेत बन जाएगा, उसके ऊपर वो म्यूटेशंस आती जाएंगी और जो है ना कैंसर डेवलप हो जाएगा। तो ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होती है और ये एडिनोकार्सिनोमा सीक्वेंस फॉलो करता है, जिसमें क्या होता है, नॉर्मल कोलोनिक म्यूकोसा जो होता है वो कार्सिनोमा की तरफ जाता है। एपीसी जो है, जो म्यूटेशंस आती हैं ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलिप्स की म्यूटेशन को ज़्यादा करती हैं। फिर के रास की म्यूटेशन आती हैं, P53 की म्यूटेशन आती हैं जिसमें एक्सप्रेशन होती है कॉक्स की और प्रोग्रेशन होती है कार्सिनोमा की तरफ। ठीक है, अब देखिए कॉक्स है ना, तो कॉक्स जो होता है ये हेल्पफुल होता है इसकी कैंसर को बनाने में। तो इसके लिए हम एस्पाइरिन देते हैं जो कॉक्स इनहिबिटर होता है। तो इससे क्या हो सकता है, अगर हम एस्पाइरिन देंगे तो उससे ये कैंसर की प्रोग्रेशन कम हो सकती है। देखो क्या, ये बात होती है। उसके बाद आता है हमारे पास कि स्क्रीनिंग ऑफ पॉलिप्स जो होती है वो हम करते रहते हैं, कोलोनोस्कोपी से देखते रहते हैं पॉलिप्स को, वो टेस्ट करते हैं हम ब्लड को। पॉलिप्स जो होते हैं मोस्टली ये साइलेंट होते हैं लेकिन ये ब्लीड कर सकते हैं। ठीक है, गोल हमारा क्या होता है कि हम उसकी जो भी एडिनोमेटस पॉलिप्स हैं उनको बाहर निकाल दें इससे पहले कि वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाए। कोलोनोस्कोपी में जब हम देखते हैं हाइपरप्लास्टिक और एडिनोमेटस पॉलिप्स को तो हमें दोनों एक जैसे लग रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो है सारे पॉलिप्स रिमूव करने पड़ते हैं। जब हम जैसे ही देखें कोई पॉलिप पड़ा हुआ है, ये नहीं हमने देखना वो एडिनोमेटस है या नहीं है, हमने उसको निकाल देना है। ठीक है, अच्छा, ग्रेटेस्ट रिस्क होता है इसमें एडिनोमा कार्सिनोमा की तरफ। ठीक है, अगर साइज़ जो है पॉलिप्स का 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए या उससे साइल ग्रोथ हो या विलस हिस्टोलॉजी हो। ठीक है, तो आपने याद रखना है हमारे जो पॉलिप्स होते हैं ना वो 2 तरह के हो सकते हैं, ट्यूबुलर हो सकते हैं, ठीक है, ये विलस हो सकते हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, ये विलस की फॉर्म में जो है ना एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इनकी दूसरी क्लासिफिकेशन इस तरह से होती है कि ये इस तरह पेडंकुलेटेड हो सकते हैं या सिसाइल हो सकते हैं। अब इनमें से कौन से ज़्यादा खतरनाक है? जो विलस वाले हैं, ठीक है, और जो हमारे सिसाइल हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है,
ट्यूब्यूल्स वाले और जो हमारे पास पेडुंकुलेटेड है वो इतने ख़तरनाक नहीं होते, ये बात होती है। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो हमारे पास सिसाइल ग्रोथ होती है, जिनकी विलस हिस्टोलॉजी होती है, साइज़ ज़्यादा होता है, उनकी ज़्यादा प्रोग्रेशन होती है एडिनोमा से कार्सिनोमा की तरफ। ठीक है, फिर फेमिलियर एडिनोमेटस पॉलीपोसिस की मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, कितने ज़्यादा जो है 100 से 1000 जो है ना पॉलिप्स बने होते हैं। इसमें भी एपीसी की म्यूटेशन आती है क्रोमोसोम नंबर 5 पे। ठीक है, और इसमें भी कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है। हम क्या करते हैं, जैसे ही हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा पॉलिप्स हैं तो हम कोलोन और रेक्टम को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर 40 एज के अंदर होता है। गार्डनर सिंड्रोम मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, ऑस्टियोमास भी बन रहे होते हैं अलॉन्ग विद द फाइब्रोमेटोसिस। ठीक है, फाइब्रोमेटोसिस क्या होती है कि हमारे पास जो है फाइब्रोब्लास्ट की जो है न्यूप्लास्टिक जो है फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होती है नॉन न्यूप्लास्टिक। ठीक है, प्रोलिफरेशन हो रही होती है फाइब्रोब्लास्ट की रेट्रोपेरिटोनियम के अंदर। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है टिश्यू को। दूसरा ऑस्टियोमास बनते हैं जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, स्कल में राइज करते हैं। इसकी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी। टर्कॉट सिंड्रोम में मैंने आपको बताया था कि उसमें सीएनएस ट्यूमर्स बने होते हैं साथ में, मेडुलोब्लास्टोमा, ग्लायल ट्यूमर्स। ठीक है, तो दिस इज एडिनोमेटस पॉलिप। ठीक है, ये आपको नॉर्मल ग्लैंड नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे आपको ग्रोथ नज़र आ रही है पेडुंकुलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे आपको ग्लैंड जो है वो कितने कैंसरस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कैंसरस नहीं कह सकते, जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, मतलब कि ट्यूबुलर और इस तरह के। ठीक है, फिर आपके पास ये जो है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी फिगर के 100,000 ऑफ पॉलिप्स होते हैं उसकी सरफेस पे। ये हो गया। फिर जुवेनाइल पॉलिप है, ये मैंने आपको बताया था कि ये किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है। हेमाटोमेटस की टाइप है, हेमाटोमेटस में दो टाइप्स होती है, जुवेनाइल, प्यूस जैगर्स। ठीक है, तो हेमाटोमेटस पॉलिप्स की टाइप्स होती हैं। हेमाटोमा क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो अपनी जगह से हट के कहीं जमा हो गई है। फॉर एग्जांपल स्टमक का एक सेल है ना, तो वो अगर फॉर एग्जांपल उधर जो है ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड मैस में चीज़ बना लेते हैं। ठीक है, मतलब उसी जगह पे, सॉरी फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में जो है चेयर्स पड़ी हुई हैं डिसऑर्डर्ड मैनर में। ठीक है, अगर तो वो ऑर्डर्ड मैनर में पड़ी हुई है तो वो ठीक है, लेकिन अगर डिसऑर्डर्ड मैनर में उसी जगह पे जमा हो गई है तो दैट इज़ हेमाटोमा। ठीक है, और कोरिस्टोमा क्या होता है कि जिसमें वो अपनी जगह से हट के कहीं दूसरी जगह पे जाके जो है ना मैस बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हेमाटोमेटस पॉलिप्स की टाइप होती हैं। और ये सॉलिटरी भी हो सकता है, जैसे मैं आपको सॉलिटरी भी दिखाया था और मैंने आपको बताया था वो ब्लीड करता है ना, और रेक्टर प्रोलैप्स करता है। और दूसरा ये हमारे पास मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो ये जो है रिस्क जो है कार्सिनोमा का इंक्रीज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे थे हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स, उनकी वजह से कार्सिनोमा का रिस्क नहीं होता। हेमाटोमेटस पॉलिप्स की वजह से कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ता है। ठीक है, और दूसरी हमारी टाइप जो प्यूस चेकर्स की है, उसमें हमारे पास थ्रू द जीआईटी ट्रैक जो है वो हेमाटोमेटस पॉलिप्स बनते हैं। और साथ में मैंने आपको दिखाया भी था कि लिप, ओरल म्यूकोसा, जेनिटल स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन होती है। और इसमें भी कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट और गायनेकोलॉजिकल कैंसर का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, देन वी हैव द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ये कार्सिनोमा राइज करता है कोलोन और रेक्टल म्यूकोसा में। ठीक है, थर्ड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर है। ठीक है, थर्ड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर है, थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ। ठीक है, 60 टू 70 ईयर्स ऑफ एज में होता है। ये एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस को फॉलो करता है जो मैंने आपको बताया था। इसमें कौन कौन सी म्यूटेशंस आती हैं, इसमें माइक्रोसैटेलाइट्स की म्यूटेशंस आती हैं। माइक्रोसैटेलाइट्स जो हैं वो रिपीटिंग हमारे यूनिट्स होते हैं ना, रिपीटिंग से डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल जी जी, गुआनिन गुआनिन गुआनिन, ऐसे रिपीटिंग सब यूनिट्स होते हैं। वहाँ पे जब वो इनकी सिंथेसिस वगैरह हो रही होती है सेल डिवीजन के दौरान, तो इनमें जो है ना हमारे पास म्यूटेशन आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें बार बार कॉपी करना पड़ता है ना डीएनए को, तो उसमें कॉपिंग के दौरान एरर आ जाता है कोई। ठीक है, तो उसकी वजह से म्यूटेशन हो सकती है। या हमारे पास जो है डीएनए मिसमैच रिपेयर इंजाइम्स जो है उनकी वजह से हो सकती है। ठीक है, या हेरिटरी हमारे पास नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो होता है, इसमें क्या होता है, ये हेरिटरी होता है लेकिन इसमें ये नॉन पोलिपोसिस है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इनहेरिटेड म्यूटेशंस आती हैं डीएनए की मिसमैच रिपेयर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे रिस्क जो है वो किस किस में ज़्यादा होते हैं, कोलोरेक्टल, ओवरियन, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये इसकी ये होती है कि ये जो है हमारे पास जो है इसके अंदर जो है ये एक्चुअली हमारे पास होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो हमारा कोलोरेक्टल कैंसर है ना, वो इस कैटेगरी में नहीं आता, वो हमारा डिनोवो राइज करता है। ठीक है, एडिनोमेटस पॉलिप्स से राइज नहीं करता, अर्ली एज में होता है, राइट साइडेड होता है। ठीक हो गया, इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद स्क्रीनिंग उन्होंने बताई हुई है कि हम कैसे करते हैं, कोलोनोस्कोपी से करते हैं, एंडोस्कोपी से करते हैं। ठीक
इसी से स्क्रीनिंग करते हैं ना। और हम जो है फीकल ऑकल्ट ब्लड लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। 50 ईयर्स पे ये स्टार्ट होता है। उसके बाद गोल क्या होता है कि हम जो है वो एडिनोमेट्रियस पॉलिप्स को कार्सिनोमा डेवलप होने से पहले पहले बचा लें, कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करें, उसको रिमूव करें। ठीक है, तो यही होता है कि हम सारे पॉलिप्स जितने भी हमें नज़र आते हैं हम उनको रिमूव करते हैं और हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं कि कहीं वो कैंसर की तरफ प्रोग्रेस ना कर जाए। ठीक है, फिर कार्सिनोमा जो है वो हमारी कोलॉन की किसी भी जगह पे बन सकता है। आपको पता है कोलॉन का क्या होता है? असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम। ठीक है, अब कोलॉन जो है उसमें कहीं भी कार्सिनोमा बन सकता है, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे। ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट पे बनेगा या राइट साइड पे। अब डिफरेंट अपीयरेंस आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द, हमारे पास कोलॉन है इस तरह करके। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो अब जब हमारे पास होगा ना लेफ़्ट साइड का, दिस इज़ द लेफ़्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड। ठीक है, ये बात है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनता है ना कैंसर लेफ़्ट साइड पे, तो उसकी जो ल्यूमन होता है ना ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, बिल्कुल ऐसे बंद हो जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे ना। इसको हम कहते हैं नैपकिन रिंग लिनियन। ठीक है, जिससे क्या होता है यहाँ पे वो फंस जाता है ना, सारा फीकल मैटर पीछे ही रह जाता है। पेशेंट को लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रही होती है, उसके उसके स्टूल में ब्लड आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, राइट साइडेड कार्सिनोमा। अगर तो राइट साइड पे कार्सिनोमा है तो वो इस तरह से नहीं होता। उसमें क्या होता है कि रेज लीनियन बनती है। ठीक है, रेज लीनियंस बनती हैं और पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सामना करना पड़ता है। पेशेंट को इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती, वेग पेन होती है, पता नहीं चलता कि पेन एक्चुअली है कहाँ पे। ठीक है, ओल्डर एडल्ट जो है अगर वो आपके पास आया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ, तो आपने जो है ना देखना है कि उसको कहीं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा तो नहीं है, ये बात होती है। ठीक है, उसके बाद जो है कोलोनिक कार्सिनोमा की, इसकी मैं पिक्चर्स आपको दिखा दूँगी, ये जो हमारे पास बनती हैं ये। कोलोनिक कार्सिनोमा में इंक्रीज रिस्क होता है किसका, हमारे किसके इन्फेक्शन का, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन का। ये आपने हमेशा याद रखना है। मतलब एंडोकार्डाइटिस जो है ना, एंडोकार्डाइटिस हार्ट की इनर लेयर होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है ना। तो जो लोग कोलोनिक कार्सिनोमा के होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको एंडोकार्डाइटिस हो, और वो भी कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस का। ठीक है, क्योंकि एंडोकार्डाइटिस बहुत से ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है ना, तो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। स्टेजिंग हम कैसे करते हैं, टीएनएम स्टेजिंग करते हैं। ठीक है, हम इस तरह से करते हैं टीएनएम स्टेजिंग के, T4 के ट्यूमर जो है वो कितनी उसकी डेप्थ है, अगर तो म्यूकोजा तक है। ठीक है, तो ये हो गई म्यूकोजा, एंड जनरली डू नॉट स्प्रेड ड्यू टू द लैक ऑफ लिम्फेटिक्स इन द म्यूकोजा। ठीक है, लिम्फेटिक्स नहीं होते तो इस वजह से मोस्टली ये म्यूकोजा तक ही रहते हैं, स्प्रेड नहीं करते। एन मीन्स के रीजनल लिम्फ नोड्स को कितना इन्वॉल्व किया हुआ है, एम मीन्स के मेटास्टेसिस कितनी हुई हुई है। और अगर इसकी मेटास्टेसिस होती भी है तो वो आपने याद रखनी है कि वो लिवर में होती है। इस तरह से याद रख लें कि लीवर बिल्कुल पास है ना, तो वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, अब जो ट्यूमर मार्कर इसमें होता है एलिवेटेड, वो CEA होता है। ठीक है, ये इसकी डिटेक्शन में हेल्प करता है, ट्रीटमेंट में और रिकरेंस को चेक करने के लिए। सो दिस इज़ अ नैपकिन रिंग, जो नैपकिन के ऊपर रिंग हम लगाते हैं। तो ये कौन सी साइड पे होगा, लेफ़्ट साइड पे होगा। ठीक है, दिस इज़ अ लेफ़्ट साइड जिसमें नैपकिन रिंग टाइप आती है। दिस इज़ एक्सोफेटिक टाइप जो राइट साइड पे होता है कोलॉन के। अगेन शोइंग हियर द एक्सोफेटिक फंजेटिंग मैस राइट साइड कोलॉन, एंड लेफ्ट साइड पे जो कार्सिनोमा होगा उसमें स्ट्रक्चर बन जाएगा, नैपकिन रिंग ऑब्स्ट्रक्शन होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, अल्हम्दुलिल्लाह।